गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आदि पीएससी एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लोक गाथा। तो आज हम लोग लोक गाथाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रेम प्रधान गाथाओं के बारे में कुछ कहानियां सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 3 प्रकार की प्रेम प्रधान गाथाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है अहिमर रानी की गाथा, दूसरा है केवला रानी की गाथा और तीसरा है रेवा रानी की गाथा। और ये सारी गाथाओं को हम कहानियों के माध्यम से समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है, ओके, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोक गाथा पढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो लोक गाथाएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पूर्वजों से भी हमें कई सारी जो है कहानियां सुनने को मिलती है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं भी होती है, जो कैसे स्थानांतरित होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कहानियों के माध्यम से स्थानांतरित होती है, जिसमें आप राजा रानी की कहानियों के बारे में सुनते हैं। ठीक है, राक्षस, राजा, रानी, व्यापारी। ठीक है, इस प्रकार की कहानियां जो है वो आप पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें राजा की वीरता की कहानियां आप सुनते हैं। ठीक है, किसी रानी के श्रृंगार की कहानियां आप सुनते हैं, या किसी रानी ने कुछ त्याग किया है, वह पतिव्रता नारी की कहानियों के बारे में इन लोक गाथाओं के माध्यम से हमें सुनने को और पढ़ने को मिलता है। जैसे कि लोक गाथा वह लोक गाथा या कहानी जो लोगों के बीच पढ़ी या सुनी जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यह जो लोक कथा या कहानी होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? स्थानांतरित होती है ना? जैसे कि आपके जो पूर्वज लोग हैं आपको कहानी सुनाएँगे, आप वही कहानियों को फिर से अगली पीढ़ी को सुनाएँगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह जो कहानी होती है वो स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है? तो याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके, तो यह जनता द्वारा बनाई गई कहानी होती है। इसे लिखा नहीं जाता बल्कि सुना जाता है या सुनाया जाता है। इसमें राजा-रानी की कहानी पढ़ते हैं, वीर योद्धा की कहानी पढ़ते हैं, प्रेम, त्याग, चमत्कार जैसी इसमें बातें होती है। ठीक है, चमत्कार जैसी भी बातें होती है, प्रेम त्याग भरी भी बातें होती है। ठीक है, किसमें? लोक गाथा में। ठीक है, और अलग-अलग जगहों पर कहानी में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, अलग-अलग जगहों पर कहानियों में बदलाव भी होता है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेम प्रधान गाथाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन-कौन सी प्रेम प्रधान गाथाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, लोक गाथाओं में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेम प्रधान गाथाएं। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की लोक गाथा। और छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में हम 3 प्रकार की गाथाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में सबसे पहले मैं अभी एक ही प्रकार को पढ़ा रही हूँ, वो है प्रेम प्रधान। फर्स्ट जो प्रकार होने वाला है वो है प्रेम प्रधान गाथा। प्रेम प्रधान गाथा। और प्रेम प्रधान गाथा में सबसे पहला रहेगा आपका भीमर रानी की गाथा। अहिमन रानी की गाथा। उसके बाद है केवला रानी की गाथा। ये गाथा। उसके बाद हम तीसरे नंबर में देखेंगे रेवा रानी की गाथा। रेवा रानी की गाथा। तो आपने सबसे पहले देखा अहिमर रानी की गाथा, उसके बाद हम लिखे हैं केवला रानी की गाथा, और तीसरे नंबर में है रेवा रानी की गाथा। ठीक है, जन्म। चलिए, वो क्वेश्चन को मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगी और यहीं पर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है थानेश्वरी जी, वो क्वेश्चन को मैं कल ही यहाँ पर लेकर आऊंगी और उसको यहीं पर सॉल्व करवा दूंगी। तो अभी उसका टेंशन मत लो, मैं कल बता दूंगी कल की क्लास में। ठीक है, उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं लोक गाथा के ऊपर। तो प्रथम लोक गाथा होगा आपका अहिमर रानी की गाथा।
तो चलिए फिर आज हम लोग प्रेम गाथाओं में सबसे पहला गाथा है छत्तीसगढ़ का, वो है अहिमर रानी की गाथा। तो इसके बारे में हम कहानी सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सासू माँ के माध्यम से समझेंगे, और एक रानी है जो तालाब जाने का हठ करती है, ठीक है, तालाब जाने का हठ करती है। तो अहिमर रानी की गाथा, सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। पहला है अहिमर रानी की गाथा। एक रानी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो तस्वीर है, ये जो रानी है आपको दिखाई दे रही है ना, और ये रानी की सासू माँ है। ये रानी की क्या है? सासू माँ, रानी की सासू माँ है ना। अब रानी जो है अपनी सासू माँ से कहती है, कहानी को ध्यान से सुनो। रानी जो है अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी मुझे नहाने के लिए कहाँ जाना है? तालाब जाना है। वो तालाब जाने के लिए हठ करती है अपनी सासू मम्मी से, ठीक है। तो उनकी सासू माँ कहती है, ठीक है, तुम तालाब मत जाओ, घर में ही स्नान कर लो, क्योंकि जब तुम्हारा पति आएगा और तुम्हें यहाँ नहीं देखेगा तो वो काफी नाराज हो जाएगा, ठीक है। उनकी सासू मम्मी क्या कहती है कि जब तुम्हारा पति आएगा और तुम्हें वो घर में नहीं पाएगा तो काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा, तुम मत जाओ, ठीक है। रानी मानती नहीं है, वो तब भी चले जाती है कुछ दासियों को लेके। ये रानी है, हाथ में मटका ली है, कपड़े लिए हुए हैं, और ये अपने दासियों के साथ तालाब की ओर निकल पड़ती है। कौन निकल पड़ती है? रानी निकल पड़ती है, ठीक है। तो उसकी सासू माँ बोलती भी है घर में कुआं है, घर में बावली है। सबसे पहले जब रानी पूछती है अपनी सासू माँ को कि मुझे तालाब जाना है स्नान करने के लिए, तो रिप्लाई में उसकी सासू मम्मी क्या कहती है कि तुम्हारा पति नाराज होगा, तुम्हें जाना नहीं चाहिए तालाब, तुम घर में ही स्नान कर लो, क्योंकि घर में हमारे यहाँ कुआं है और बावली है। ऐसा किसका कहना है? उसकी सासू माँ का कहना है। लेकिन रानी जो है वो जिद में आ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं मानती, और कुछ दासियों को लेके वो कहाँ चली जाती है? तालाब चली जाती है स्नान करने, ठीक है। तो जब वो स्नान कर लेती है, ठीक है, और अपना मटका ढूंढती है कि मेरा मटका कहाँ है, मैं मटका लेकर अपने घर जाऊंगी। तो वहां पर एक व्यापारी उस दृश्य को देखते रहता है, ठीक है। उसके बाद वो जो व्यापारी रहता है वो रानी का मटका वो अपने हाथ में रखे रहता है, ठीक है। फिर रानी उस व्यापारी को बोलती है कि तुम मुझे मेरा मटका दे दो। यहाँ पर व्यापारी है, ठीक है। इस व्यापारी जो है वो रानी का मटका ले लेता है और मटका को नहीं देता है, ठीक है। व्यापारी कहता है रानी से, अगर तुम मेरे साथ पासा खेलोगी तभी मैं तुम्हारा मटका वापस दूंगा। समझ पा रहे हो? ये जो व्यापारी है वो रानी को क्या कहता है कि अगर तुम मेरे साथ पासा खेलोगी तभी मैं तुम्हारा मटका जो है वो वापस करूंगा। यहाँ पर एक पासा वाला कहानी देख लो, ठीक है। यहाँ पर मान लो इसे आप क्या मान ले? व्यापारी मान ले, है ना। इसे आप क्या मान लोगे? व्यापारी मान लोगे, और इसे मानेंगे आप रानी, है ना। अब ये व्यापारी कहता है कि रानी अगर तुम मेरे साथ पासा खेलोगी तभी मैं तुम्हारा मटका जो है वो वापस करूंगा। कौन कह रहा है? व्यापारी कह रहा है। तो ठीक है, रानी हाँ बोल देती है, और दोनों कोई पासा खेलते हैं, लेकिन रानी यहाँ पे पासे के खेल में हार जाती है। पासे के खेल में रानी हार जाती है, ठीक है। पासे के खेल में रानी हार जाती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, और रानी को अपना सारा गहना जो है वो किसे देना पड़ता है? व्यापारी को देना पड़ता है। वो एकदम ज़्यादा नाराज़ होती है कि मतलब उदास हो जाती है कि वो घर जाके अपने पति को, अपनी सासू माँ को क्या जवाब देगी? रानी बड़ी उदास है ना? फिर रानी को उदास देखकर व्यापारी पूछता है कि तुम कहाँ की राजकुमारी हो? मतलब तुम कहाँ की रानी हो और तुम्हारा मायका कहाँ है? तो ये अपने मायके के बारे में बताती है कि दुर्ग मेरा मायका है ना? और दुर्ग के राजा की मैं बहन हूँ बोलती है ये रानी, ठीक है? तो जब व्यापारी को पता चलता है कि ये दुर्ग के राजा की बहन है, इधर ध्यान दो, जब इसे पता चलता है रानी को, मतलब व्यापारी को पता चलता है कि ये जो रानी है वो दुर्ग के राजा की बहन है, तो ये जो दुर्ग का राजा रहता है जो कि रानी का भाई है, ठीक है? तो जो दुर्ग का राजा है इस व्यापारी का मित्र निकलता है। ठीक है? ध्यान से समझना, वो जो दुर्ग का राजा है, यानी कि
दुर्ग का जो राजा है वो किसका भाई है? रानी का भाई है, रानी का भाई है। और ये दुर्ग का राजा इस व्यापारी का मित्र निकलता है, व्यापारी का मित्र निकलता है। और यही दुर्ग का राजा जो है, जो कि रानी का भाई है, और ये जो दुर्ग का राजा है वो किसका मित्र निकलता है? व्यापारी का मित्र निकलता है। तो जब व्यापारी को पता चलता है कि इसका जो भाई है मेरा मित्र है, तो वो क्या करता है, रानी को सारी जो उसके गहने रहता है, उसको वापस कर देता है। ठीक है? रानी के गहने को व्यापारी जो है वो वापस कर देता है, उसके साथ उसे और भी गहने देता है और साथ ही साथ नए कपड़े भी देता है व्यापारी। ठीक है? तो जब ये नए कपड़े, नए गहने को लेकर महल आती है और राजा जो है वो रानी से बिना कुछ पूछे उसके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करने लग जाता है कि तुम कहाँ गई थी मुझे बिना बताए, है ना? और तुम कहाँ से नए-नए कपड़े लेकर आ गई हो? मतलब तुमने मेरे साथ कोई ना कोई छल किया है, ठीक है? तो राजा जो है वो रानी के ऊपर बेवजह आरोप लगाने लग जाता है, ठीक है? उसके पश्चात रानी को क्या करता है, उसके मायके छोड़ने जाता है राजा। मायके छोड़ने जाता है और आधे रास्ते में जब इन लोग पहुँचते हैं, तो रानी को घोड़े के पूँछ से बाँध देता है और उसे घसीटते हुए ले जाते रहता है। तो रास्ते में ही घोड़े से घसीटने की वजह से आप देख सकते हो ये घटना, कितनी दर्दनाक घटना रही होगी। रास्ते में इस तरह से घोड़े की पूँछ से रानी को बाँधता है और घसीटते हुए ये राजा जो है उसे मायके की तरफ ले जाता है। तो क्या होता है कि रास्ते में ही इस रानी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? रास्ते में ही इस रानी की मृत्यु हो जाती है। कौन-सी रानी है? अहिमर रानी, ठीक है? तो बेचारी की अब मृत्यु हो चुकी है ना? तो जैसे ही रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है ना? हड्डियाँ पूरा बाहर आ जाती है। तो फिर क्या होता है कि इधर से ना इसकी मौत की इसकी हड्डी के टुकड़े इस तरह से बिखरे रहते हैं कि रास्ते में नारद मुनि और पार्वती जी हैं वो जाते रहते हैं, ठीक है? पार्वती जी जाते रहते हैं और यहाँ पर बाद में जब व्यापारी उस रास्ते से गुज़रता है, जो व्यापारी भी है वो भी उस रास्ते से गुज़रता है और अहिमन की इस हालत को देखता है, तो ना यहाँ पर जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, व्यापारी उस रास्ते से गुज़रता है, तो अहिमन की स्थिति देखकर भगवान की पूजा करता है, शिव-पार्वती की बहुत पूजा करता है, ठीक है? व्यापारी क्या करता है, अहिमन की इस तरह से हालत देकर शिव-पार्वती की अत्यंत पूजा करता है। भगवान को प्रकट होना पड़ता है, फिर जब भगवान प्रकट होते हैं, तो बोलते हैं कि मेरी बहन को आप ज़िंदा कर दो। ठीक है? तो व्यापारी क्या बोलता है कि भगवान जी मेरी बहन अहिमन को ज़िंदा कर दो। तो भगवान इन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं, पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। तो कहीं न कहीं ये चमत्कार वाली बात हुई, मतलब हमारी लोक गाथाओं में आपको चमत्कार भी देखने को मिलता है। तो अहिमर रानी पुनर्जीवित होती है, ठीक है? लेकिन नए शक्ल-सूरत में। सुंदर तो अभी भी रहती है, लेकिन इसे नया शक्ल-सूरत मिल जाता है, किसको? अहिमन को। फिर दोनों भाई-बहन फिर से राजा के गाँव की तरफ या राजा के शहर की तरफ चलते हैं। वहीं पर तंबू गाड़ कर क्या करते हैं, वो अपना सामान जो है वो बेचने लगते हैं। व्यापारी है ना उसका भाई, तो सोने-चांदी का व्यापार करता है, तो इन लोग क्या करते हैं, तंबू गाड़ कर राजा के साम्राज्य में ही सामान बेचते हैं। और उसकी जो बहन है यानी कि अहीमन, वो राजा के यहाँ ही चक्की पीसने जाती है, मतलब आटा पीसने जाती है, ठीक है? तो जब राजा इसे देखता है अहीमन को, तो उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाता है, ठीक है? और उसके भाई व्यापारी के पास जाता है कि मैं तुम्हारी बहन से विवाह करना चाहूँगा। तो ये जो व्यापारी है, अहीमन के पिछले जन्म की कहानी को राजा को सुनाता है, ठीक है? राजा को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ठीक है? और वो अहीमन से माफ़ी माँगता है, फिर व्यापारी उन दोनों को सदा खुश रहो ऐसा आशीर्वाद देता है, दोनों की शादी फिर से करवाता है और उनकी सुखी जीवन की कामना करते हुए वो अपना व्यापार कार्य जो है वो अच्छे से आरंभ करने लगता है और दूसरे गाँव वो चले जाता है व्यापारी, ठीक है? तो यह जो कहानी हमें सिखलाती है कि जो स्त्री होती है ना? वो अपने
पतिव्रता धर्म को किस तरह से निभाती है और छत्तीसगढ़ की स्त्री से रिलेटेड यह कहानी है, जो कि यहाँ के नारी के त्याग को दिखाती है यह कहानी, कि अगर नारी पतिव्रता है तो वो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, त्याग भी कर सकती है, ठीक है? लेकिन उसके लिए जो पति है उसको भी पत्नी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आपको पूरी बातें पता नहीं है, तो आपको सभी बातों को पता करना चाहिए, तभी उसके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करना चाहिए। जब तक आप किसी बात को नहीं जानते हैं, ठीक है? तब तक आपको किसी बात का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। तो ये कहानी हमें सीख देती है, क्योंकि कहीं न कहीं जो राजा है, वो रानी की बात को सुन नहीं पाया था। उसके ऊपर गलत आरोप लगाया और उसे घोड़े में घसीट कर कहाँ छोड़ने गया? मायके छोड़ने गया। अगर वही राजा जो है रानी की बात को पहले ही सुन लेता, तो ये स्थिति या ये दिन देखना नहीं पड़ता रानी को। क्योंकि रानी ने इस स्थिति में कितनी ज़्यादा दर्द और पीड़ा उठाई है, वो रानी ही जान सकती है। और कहीं न कहीं ये जो व्यापारी था, जो उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना जो रिश्ता है, वो सगा भाई से भी बढ़कर निभाया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी है, वो रानी का सगा नहीं है, लेकिन इन्होंने सगा से भी बड़ा होकर अपने रिश्ते को निभाया। तो ये था अहिमर रानी की गाथा, जिसको छत्तीसगढ़ में बड़े प्यार से इस गाथा को सुनाया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा। तो कहीं न कहीं जो लोक गाथा होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है? जिसको हम कहानी के माध्यम से सुनाते हैं, जिसमें हम राजा-रानी की कहानी, चमत्कारी कहानी या किसी भूत-प्रेत या राजा-रानी से भी जुड़ी हुई कहानियाँ इसमें होती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लोक गाथा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अहिमर रानी की गाथा, और इसको मैंने सिर्फ़ सुनाया है, इसका नोट्स मेरे पास नहीं है, तो आप लोग जो सुने हो, उसे सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है? अब ये है प्रेम गाथाओं में पहली गाथा, उसके बाद है हमारा केवला रानी की गाथा। वो गाथा भी थोड़ी-सी मिलती-जुलती है, वो भी एक पत्नी व्रता, है ना? पत्नी व्रता की कहानी है, जिसका नाम है केवला रानी, ठीक? तो छत्तीसगढ़ की केवला रानी की गाथा। तो छत्तीसगढ़ की केवला रानी की गाथा देवार जनजाति के द्वारा गाए जाने वाली अत्यंत भावुक और प्रसिद्ध लोक गाथा है, जो प्रेम, विरह, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानी बताती है। इसमें भी आपको प्रेम दिखाई देता है, विरह की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, मृत्यु भी देखने मिलती है और उसके अलावा पुनर्जनन भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो गाथा है वो प्रेम की गाथा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, विरह की गाथा आपको दिखाई देगी, मृत्यु और पुनर्जन्म तक इसमें किस प्रकार की गाथाएँ या कहानी आपको सुनने को मिलेगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके? तो दूसरा है हमारी केवला रानी की गाथा। इसको मैं थोड़ा-सा लिख के बता देती हूँ। केवला रानी की गाथा। केवला की गाथा। कौन-सी गाथा? केवला रानी की गाथा। केवला रानी बिंद्रानवागढ़ के राजा नवागढ़ के राजा शिवरतन की पुत्री थी। रतन की पुत्री थी। इसका विवाह इसका विवाह हरदी के राजा मदन सिंह से हुआ। ठीक है? तो हरदी के राजा मदन सिंह से किसका विवाह होता है? केवला का विवाह होता है। ठीक है? तो ये जो केवला रानी है ना, इसका विवाह बचपन में ही हो जाता है। केवला को पता ही नहीं होता कि उसका बाल विवाह हुआ है, ठीक है? तो केवला का विवाह बचपन में ही हो जाता है, हो जाता है, ठीक है? और केवला अनजान होती है कि उसका कोई बाल विवाह होता है। केवला
अनजान होती है, होती है कि उसका कोई बाल विवाह हुआ है। ठीक है? तो केवला रानी और मदन सिंह का बाल विवाह होता है, ठीक है? बचपन में हो जा रहता है, लेकिन केवला को पता नहीं रहता कि उसका कोई बाल विवाह होता है। वो बार-बार अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी मेरी शादी कब होगी? मेरी शादी कब होगी? ठीक है? तब उसकी मम्मी बताती है कि उनका विवाह जो है वो हो चुका है। बार-बार वह अपनी मम्मी से अपनी मम्मी से हठ करती है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी शादी करवाओ। ठीक है? तो ये जो केवला रानी है ना, क्या बोलती है अपनी मम्मी से बार-बार, "मम्मी, मम्मी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ।" ठीक? तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटी तुम्हारी शादी जो है वो बचपन में ही हो चुकी है, बाल विवाह हुआ है तुम्हारा, ठीक है? तो राजा कौन है बोलती है, तो राजा मदन सिंह से तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका है, ठीक है? तो रानी जो है विरह की अभिव्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा जलती रहती है, उसे जल्दी से जल्दी अपने राजा से मिलने का मन होता है, ठीक है? वो जल्दी से जल्दी राजा का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, ठीक है? वो चाहती है कि राजा उसे जल्दी से गौना करवा कर ले जाए। तो पहले क्या होता था कि बचपन में बाल विवाह होता था और गौना कराने के लिए लोग बाद में आते थे। मतलब विदाई कराने के लिए लोग बाद में आते थे। गौना मतलब विदाई, ठीक है? वो राजा का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी, वो जल्दी से जल्दी अपने पति से मिलना चाहती थी। इसलिए वो क्या करती है कि बहुत ही ज़्यादा विरह की अभिव्यक्ति में वो जलते रहती है। उसे ना अपने राजा से मिलने का, राजा से बात करने का बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। वो जल्दी से चाहती है कि राजा उसे गौना करवाने आए। तो वो भी समय देखते रहता होगा, है ना? तो राजा तो आ नहीं रहा था गौना कराने के लिए, तो वो क्या करती है, वो बहुत ही ज़्यादा उतावली होते रहती है। तो वो क्या करती है, तोते के माध्यम से राजा के पास संदेश भिजवाती है, ठीक है? उसका एक तोता रहता है, तो तोते के माध्यम से राजा के पास संदेश भिजवाती है, संदेश भिजवाती है, ठीक है? तो जो केवला रानी होती है वो क्या करती है जी, तोते के माध्यम से राजा के पास संदेश भिजवाती है, वो चिट्ठी लिखती है, ठीक है? और राजा के ऊपर करारी प्रहार करते हुए चिट्ठी लिखती है, ठीक है? तो क्या बोलती है पता है? ये केवला रानी है राजा को कि अगर तुम मर्द हो, तो मुझे गौना करवा के ले जाओ, ठीक है? अगर तुम मर्द हो, तो मुझे गौना करवा के ले जाओ, तुम औरत की तरह चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? है ना? उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि तुम मर्द हो तो मुझे मतलब तुम मर्द हो तो मुझे गौना करवा के ले जाओ, तुम औरत की तरह चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? इस तरह से करारी प्रहार करते हुए रानी ने चिट्ठी में इस तरह से लिखा हुआ था कि राजा के मन को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हुई। ठीक है? राजा को बहुत ही ज़्यादा आघात लगा, राजा को बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचा। ठीक है? किसकी चिट्ठी ने राजा को बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाया? केवला रानी की चिट्ठी ने। अब राजा क्या करता है, अपनी माता को सारी बात बताता है और तुरंत गाजे-बाजे के साथ, ठीक है, रथ को तैयार किया जाता है और बाराती कहाँ जाते हैं? रानी के मायके की ओर। रानी के मायके की ओर प्रस्थान करते हैं रानी को गौना कराने के लिए। रानी भी तैयार बैठी है, रानी के यहाँ भी पूरा स्वागत की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या होता है कि राजा जो है अपने घोड़े से उतरता नहीं है, ठीक है? रानी को लेने के लिए रानी को लेने जाता है, तो राजा अपने घोड़े से उतरता नहीं है, ठीक है? रानी को लेने जाता है तो राजा जो है वो घोड़े से उतरता नहीं है और वो खड़े-खड़े घोड़े में बैठे-बैठे गौना करवा लेता है रानी का। सुनेंगे सभी बच्चे। वो घोड़े में बैठे-बैठे रानी को गौना करवा लेता है और रानी को अपने साथ लाते रहता है।
जब सभी बाराती जो हैं वो बिखर जाते हैं, राजा और रानी बस अलग हो जाते हैं, फिर राजा रानी को वो सारी बातों को कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? ठीक है? तो रानी उस चीज़ के लिए माफ़ी भी माँगती है। मैं तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी क्योंकि मैं विरह की अग्नि में जल रही थी, मैं अपने पति से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने वो जो संदेश है आपको भिजवाया। तो राजा जो है काफ़ी इससे नाराज़ रहते हैं और गुस्से में आकर उन्होंने भी ये जो कहानी है वो पहले कहानी के जैसे ही है, ठीक है? तो राजा ने गुस्से में आकर क्या कर दिया फिर से रानी को क्या कर दिया फिर से नहीं चाहिए कहानी में ही ऐसी है कि इसमें क्या होता है, ये जो दूसरी कहानी है उसमें भी हमें ये घोड़ा और ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। दूसरी कहानी में भी हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दूसरी कहानी में भी हमको यहाँ से कुछ सीख देखने को मिलेगी। वो सीख क्या है? फिर यहाँ पर भी वैसे ही होगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। जब बारात से अलग हो जाएँगे केवला रानी और मदन सिंह, तो क्या करेगा मदन सिंह? फिर से रानी को फिर से नहीं, इस कहानी में भी ऐसा है, ठीक है? इस कहानी में भी ऐसा है। तो यहाँ पर भी मदन सिंह क्या करेगा? रानी को घोड़े की पूँछ से बाँधेगा और घसीटते हुए आधे रास्ते तक ले जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर ये जो घोड़े की रस्सी से है ना? रानी का ये जो गैप है ये टूट जाएगा और रानी जो है वो पूरी क्या हो जाएगी, इसका जो ऊपर का पूरा शरीर का जो त्वचा है, स्किन है पूरा छिल जाएगा और रानी जो है क्या हो जाएगी मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। यहाँ पर भी रानी जो है क्या हो जाती है मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। थोड़ा-सा है कहानी फिर आप जा सकते हैं, ठीक है? लेट हो रहा होगा? अच्छा, तो यहाँ पर भी रानी को क्या मिल जाता है? मृत्यु, रानी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि घोड़े से घसीट-घसीट कर एक लड़की का क्या होगा? घोड़ा कैसे दौड़ता है? और रास्ते में काँटे हैं, पत्थर हैं, सब रहते हैं। तो सोचो रानी का क्या हाल होता रहा होगा, ठीक है? तो रानी बेचारी बिलखते हुए, तड़पते हुए क्या हो गया रानी की मृत्यु हो जाती है। फिर रास्ते में रानी की स्थिति को देखते हुए, है ना? रास्ते में रानी की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आते हैं नारद मुनि और पार्वती। नारद मुनि एवं पार्वती। रास्ते में उन्होंने रानी की स्थिति को इस तरह से देखा, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या किया और इसमें तो या ये हो गया था कि रानी का हड्डी इधर-उधर पूरा फेंका गया था। तो नारद मुनि ने क्या किया पूरा हड्डी को कलेक्ट किया, ठीक है? और रानी को पुनर्जीवित किया। तो नारद मुनि और पार्वती जी ने रानी को क्या कर दिया जी? पुनर्जीवित कर दिया और रानी ने उनका धन्यवाद किया। रानी ने उनका धन्यवाद किया। उनका धन्यवाद किया और ससुराल की तरफ आगे बढ़ी। ससुराल की तरफ आगे बढ़ी। रानी ने उनका धन्यवाद किया और ससुराल की तरफ आगे बढ़ी और राजा मदन सिंह के महल पहुंची। राजा मदन सिंह के महल पहुंची और राजा मदन सिंह क्या कर रहे थे? चौपड़ खेल रहे थे, यानी कि पासा खेल रहे थे। चौपड़ खेल रहे थे और वह भी राजा के साथ। राजा नहीं पहचान रहा है अभी केवला रानी को। राजा नहीं पहचान रहा है केवला रानी को और जाती है उसके महल में और और राजा के साथ पासा खेलने लगती है। और रानी जो है वो ठीक है, पार्वती माता और नारद मुनि के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, ठीक हो गई है और वो जाती है मदन सिंह के महल में, जहाँ पर मदन सिंह चौपड़ या पासा खेलते रहते हैं और जाकर खुद भी खेलने लगती है, ठीक है? और रानी जो है राजा को इस तरह से हराती है, सबसे पहले राजा को हराई और उसके सोना-चांदी जितने भी महल की संपत्ति है, सबको अपने हाथों में ले ली, ठीक है? उसके बाद राजा अपने गाय, बैल, भैंस जितने भी महल की पशु रहते हैं, उसको दाँव में लगाते हैं। तब भी राजा हार जाते हैं। उसके बाद राजा जो है अपनी ज़मीन, अपनी पूँजी उसको भी दाँव में लगाते हैं, लेकिन तब भी राजा हार जाते हैं। उसके बाद राजा अपनी महल को
दाँव में लगाते हैं, तब भी राजा हार जाते हैं। उसके बाद राजा की जितनी बची खुची संपत्ति थी, सबको दाँव में लगाते हैं, तब भी राजा हार जाते हैं। फिर बाद में राजा उनके सामने झुक जाते हैं, उनके घुटनों में और उनसे प्रार्थना करते हैं, "हे देवी आप कौन हो? आप कोई साधारण जो देवी है वो नहीं लगती, कौन है अपने बारे में बताइए।" ठीक है? तो राजा उनसे विनती करते हैं, तब केवला रानी बताती है कि मैं वही केवला रानी हूँ, जिसको आपने घोड़े से घसीट-घसीट कर ले गए और मेरी मृत्यु हो चुकी थी। मुझे माता पार्वती और नारद मुनि जी के वजह से आशीर्वाद मिला है, उनके आशीर्वाद से ही मुझे पुनर्जन्म मिला और मैं आपके समक्ष हूँ। राजा रानी से क्या माँगते हैं? माफ़ी माँगते हैं। उसके पश्चात दोनों खुशी-खुशी से रहने लगते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पतिव्रता जो नारी होती है, पति की गलती करने पर भी, ठीक है, उसे माफ़ कर देती है ना? तो छत्तीसगढ़ की स्त्री में ये ताकत और ये शक्ति भी होती है कि वो अपने पति की गलतियों को माफ़ कर सकती है, ठीक है? तो ये गाथा हमारी छत्तीसगढ़ की है, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, केवला रानी की गाथा, और इसे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्यार से गाया जाता है और सुनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड गाना भी है भई, ठीक है? जिसको देवार जाति के द्वारा गाया जाता है, जो कहीं न कहीं प्रेम का, विरह का, है ना? और पुनर्जन्म का, प्रेम, विरह, मृत्यु, पुनर्जन्म की कहानी है, जो कि आपको केवला रानी की गाथा में सुनने को मिलती है। ठीक है? तो हमने जो आज गाथा के बारे में पढ़ा, वो कौन-सी गाथा है? केवला रानी की गाथा, और उससे पहले हमने पढ़ा था अहिमर रानी की गाथा। तो आज मैं आप लोगों को 2 कहानी सुनाऊँगी। तीसरी कहानी है रेवा रानी की गाथा, और रेवा रानी की गाथा को मैं नेक्स्ट क्लास में सुनाऊँगी, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में सुनेंगे कहानी, वो है रेवा रानी। ठीक है? तो रेवा रानी को कैसे एक राक्षस जो रहता है, इसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध होके राजा का वेश धारण करके रानी के पास आता है। इसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये कहानी होगी हमारी रेवा रानी की कहानी। ठीक है? तो एक ऐसा राक्षस है जो राजा का वेश धारण करके रानी के पास आएगा। ठीक? तुमको लेट हो रहा होगा तो तुम जा सकते हो ना? अच्छा, तो अभी मैं छत्तीसगढ़ के लोक गीतकार के बारे में बता देती हूँ, फिर कहानी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अरे! इसमें छत्तीसगढ़ की लोक गाथा का नहीं आए हैं। थोड़ा-सा रुकना ना। चलिए, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के गीतकार के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। चलिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे।
चलिए सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे तीजन बाई। तो छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है तीजन बाई का जन्म कब हुआ था। तीजन बाई का जन्म 1956 में हुआ था। तीजन बाई का जन्म कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ये कहाँ के निवासी थी? पाटन दुर्ग के निवासी है। तो तीजन बाई का जन्म कब हुआ है? 1956 में, ठीक है। ये निवासी कहाँ है? पाटन दुर्ग की। बहुत अच्छी बात है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। तीजन बाई पंडवानी गायिका हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका, और इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो इन्हें कौन-कौन सा पुरस्कार मिल चुका है भाई? इन्हें पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण, भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो तीजन बाई जी को पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। तो इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 1987 में मिला था, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 2003 में और पद्म विभूषण मिला है 2019 में, ठीक है। तो पद्मश्री मिला है 1987 में, पद्म भूषण मिला है 2003 में और पद्म विभूषण मिला है इन्हें 2019 में। तो पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित है तीजन बाई, ठीक है। इनकी पंडवानी से संबंधित संस्था का नाम है मनमोहना। 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव में भी इन्होंने भाग लिया था। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं अन्य देशों में पंडवानी की प्रस्तुति तीजन बाई ने किया है। पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी इनकी अहम भूमिका है, ठीक है। तो पंडवानी गायन आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, अगर पंडवानी गायन के बारे में नहीं जानते हो। मान लो मैं तीजन बाई हूँ, यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं पंडवानी गायिका कर रही हूँ। मेरे पीछे और भी अर्ध क्राउन में, मतलब अर्धकार रूप से कलाकार बैठे हुए हैं जो कि हारमोनियम, बेंजो, तबला, ठीक है, मंजीरा, झांझ इत्यादि बजा रहे हैं, और मैं क्या हूँ? पंडवानी गायिका। और पंडवानी के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तंबूरा और करताल, ठीक है। मान लो मैं तंबूरा बजाते हुए क्या गायन कर रही हूँ? पंडवानी गायन कर रही हूँ। तो जो पंडवानी का वाद्य यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तंबूरा और करताल। और पीछे अन्य कलाकार भी बैठे होते हैं, और पीछे एक और कलाकार होता है जिसे हम लोग रागी कहते हैं। रागी क्या करते हैं? हुंकार भरता है। जैसे तीजन बाई कुछ बोलेगी ना, उस शब्दों को रिपीट करेगा और हाँ जी ऐसे टाइप से ना वो क्या करते हैं? हुंकार भरता है। तो घर में जाएंगे और एक बार पंडवानी गायन करके सर्च करेंगे तो आपको तीजन बाई जी जो है वो पंडवानी गाते हुए नजर आएंगी। और तीजन बाई जो है वो कपालिक शैली की गायिका है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कपालिक शैली की 3 प्रकार की गायिका आपको नजर आती है। एक है तीजन बाई, दूसरी है शांति बाई और तीसरी है उषा बाई। तो कपालिक शैली की 3 गायिका हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। एक है तीजन बाई, दूसरा है शांति बाई और तीसरी है उषा बाई, ठीक है। उषा बाई बारली, ठीक। तो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित है। तो कपालिक शैली से संबंधित क्या है? तो कपालिक शैली क्या होता है? पंडवानी की गायन शैली होती है, ठीक है, जिसमें जो नायिका होती है, जो गाने वाली गायिका होती है, वो क्या करती है? खड़े होकर गाती है। इसे हम खड़े साज भी कहते हैं। और थोड़ा-सा नृत्य करते हुए, अगर भीम का नाम आया तो पूरा शौर्य प्रदर्शन करते हुए, ठीक है। और ये द्रौपदी का नाम आया तो द्रौपदी की तरह एक्टिंग करते हुए, ठीक है। तो एक्टर की भूमिका निभाते हुए, नृत्य करते हुए और खड़े होकर अपने तंबूरा को बजाते हुए ये क्या करती है? पंडवानी गायन करती है, जिसका नाम है तीजन बाई। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है और इसे भारत का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, और इसे पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इनका जन्म 1956 में हुआ है, पाटन दुर्ग में हुआ था, और 1973 से इन्होंने पंडवानी गायन प्रारंभ किया और इन्होंने अपने नाना जी से पंडवानी का शिक्षा भी ली है। बचपन में जब वो छोटी थी तो इनके नाना जी जो है वो पंडवानी गायन करते थे, और इन्होंने पंडवानी की शिक्षा जो है अपने नाना जी से ली थी। घर में जाइएगा, अगर पंडवानी के बारे में पता नहीं होगा ना तो सर्च कीजिएगा पंडवानी गायन कैसे करते हैं, ठीक। तो घर में जाके सर्च करना है आपको। और ये सबसे पहले आप देख सकते हैं 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव में भी भाग लिया है।
तो तीजन बाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो राष्ट्रीय लेवल पर प्रस्तुति दी हैं, वो छत्तीसगढ़ में प्रस्तुति दे चुकी हैं, वो नेशनल लेवल पर प्रस्तुति दे चुकी हैं और वो इंटरनेशनल प्रस्तुति भी दे चुकी हैं। और 2018 में इन्हें जापान का फुकुओका सम्मान भी प्राप्त हुआ है, ठीक है? 2018 में इन्हें जापान का फुकुओका सम्मान भी मिल चुका है, वो जापान का एक सम्मान है। और जापान में कलाकारों को कौन-सा सम्मान दिया जाता है? फुकुओका सम्मान दिया जाता है। तो जापान का प्रतिष्ठित सम्मान भी तीजन बाई जी को मिल चुका है, जिसे हम लोग फुकुओका सम्मान कहते हैं। मेनली आपको ये याद रखना है कि पद्मश्री इन्हें कब मिला है, पद्म भूषण कब मिला है और पद्म विभूषण कब मिला है तीजन बाई जी को, ठीक है? और इनकी जो पार्टी का नाम है, इनकी जो संस्था का नाम है ना? इनकी पंडवानी गायन संस्था का नाम है मनमोहना, ठीक है? मनमोहना। मनमोहन नहीं, मनमोहना। तीजन बाई जी की पंडवानी गायन संस्था का नाम क्या है, कोई पूछेगा तो तीजन बाई जी की पंडवानी गायन संस्था का नाम है मनमोहना, ठीक है? अब देखो 1956 में इन्हें 1987 जन्म हुआ है इनका 1956 में। पद्मश्री इन्हें मिला है 1987 में, पद्म भूषण मिला है 2003 में और पद्म विभूषण मिला है 2019 में। फुकुओका सम्मान जापान ने 1918 में इन्हें प्रदान किया है तीजन बाई जी को और संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। अहिल्याबाई सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें अहिल्याबाई सम्मान से नवाजा है, ठीक है? किसे नवाजा है? इनको नवाजा गया है तीजन बाई जी को। और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक, ठीक है, यानी कि सीरियल भारत की एक खोज में भी इन्होंने पंडवानी गायन किया था। किसने किया था? तीजन बाई जी। तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक प्रख्यात पंडवानी कलाकार है। इनका जन्म पाटन दुर्ग में हुआ था। 1956 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन 1973 से ही इन्होंने पंडवानी गायन जो है वो गाना शुरू किया है। और ये पंडवानी की कपालिक शैली से संबंध रखती है। कपालिक शैली मतलब खड़े होकर गाना, ठीक है, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति देना और किसी मतलब जो किरदार है, यानी कि भीम के बारे में बात चल रही है, द्रौपदी के बारे में बात चल रही है, तो उसी किरदार में अपनी गायन को प्रस्तुत करने वाली एक छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोक गायिका जिनका नाम है तीजन बाई, ठीक है? और पंडवानी के वाद्य यंत्र के बारे में भी पूछा जाता है, तो पंडवानी का वाद्य यंत्र है तंबूरा और करताल। ये जो ये पकड़ी हुई है ना, इसे क्या कहा जाता है? तंबूरा कहा जाता है, ठीक है? इससे पहले अगर आप पंडवानी वाला जो क्लास अटेंड करते ना, तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आता। तो तीजन बाई जी जो पकड़ी हुई हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ये वाद्य यंत्र को तंबूरा, तंबाकू नहीं, तंबूरा। क्या बोलोगे? तंबूरा, ठीक। उसके बाद है झाड़ू राम देवांगन, ठीक है? झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी का पितामह या पंडवानी का जनक कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, झाड़ू राम देवांगन जी को पंडवानी का पितामह या पंडवानी का जनक कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है, इनका जन्म 1927 में हुआ था। निवासी हैं ये ग्राम बासिन भिलाई के ही हैं और छत्तीसगढ़ के महाभारत से इन्होंने प्रेरणा ली है और पंडवानी गायन जो है इन्होंने गाना शुरू किया और वेदमती शैली के प्रसिद्ध गायक हैं। हमने तीजन बाई के बारे में देखा कि तीजन बाई जो है वो कपालिक शैली की प्रसिद्ध गायिका हैं। उसी तरह आपको याद रखना है कि झाड़ू राम देवांगन जी जो हैं वो वेदमती शैली के प्रसिद्ध गायक हैं और इन्होंने भी नेशनल लेवल पर भी अपनी प्रस्तुति दी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी झाड़ू राम देवांगन जी ने अपनी प्रस्तुति दिए हुए हैं। और किशोरावस्था से ही इन्होंने पंडवानी गायन आरंभ किया झाड़ू राम देवांगन जी और पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इन्होंने पहचान दिलाई। इन्होंने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के समक्ष भी पंडवानी गायन प्रस्तुत किया है। पूनाराम निषाद और चेतन राम एवं प्रभा यादव ये इनके प्रमुख शिष्य हैं, ठीक है? तो पूनाराम निषाद, चेतन राम एवं प्रभा यादव इनके प्रमुख शिष्य हैं। किसके? झाड़ू राम देवांगन, ठीक है? तो पूनाराम निषाद, ठीक है, और चेतन राम एवं प्रभा यादव किसके प्रमुख शिष्य हैं? झाड़ू राम देवांगन। तो लिख लो। लिखे जी। तो पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं हमारे झाड़ू राम देवांगन। इनका जन्म 1927 में बासिन भिलाई में हुआ था, ठीक है? इन्होंने मतलब
इनको प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसा पूछा जाए तो महाभारत से इनको प्रेरणा मिली है। बचपन से ही पंडवानी गाते थे। ये राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के समक्ष भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं झाड़ूराम देवांगन जी, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना है आप लोगों को कि किशोरावस्था से ही इन्होंने पंडवानी गायन शुरू किया है और इनकी शैली का नाम है वेदमती शैली, ठीक है। ये कौन सी शैली में गाते हैं? वेदमती शैली। मतलब ये घुटनों के बल पर बैठ के गाते हैं, इसको हम बैठे साँझ भी कहते हैं। वेदमती शैली में क्या होता है? घुटनों के बल पर, ठीक है, आराम से बैठ के पंडवानी गायन करते हैं और इसे हम बैठे साँझ भी कहते हैं। और वेदमती शैली में अधिकतर लोग बैठकर पंडवानी गायन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदमती शैली कहते हैं। और इनके जो शिष्य हैं वो हैं पूनाराम निषाद और चेतन राम और प्रभा यादव। इनके शिष्य का नाम क्या है? पूनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव। तो पंडवानी के पितामह कौन है? झाड़ूराम देवांगन। जन्म कब हुआ है? 1927 में, ग्राम बासिन। इन्हें प्रेरणा मिली है महाभारत से, ठीक है। अगर पंडवानी के बारे में कोई पूछे तो महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप ही पंडवानी है। हम लोग महाभारत की कथा को पंडवानी में कैसे सुनाते हैं? छत्तीसगढ़ी में सुनाते हैं। इसमें मुख्य नायक भीम होता है और मुख्य नायिका होती है द्रौपदी। इधर देव सुनेंगे। ये जो महाभारत की कथा है ना, उसको पंडवानी में छत्तीसगढ़ी में सुनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी में गा-गा के और उसकी कहानी को सुनाया जाता है, ठीक है? गायकों के द्वारा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो मुख्य नायक होता है वो भीम होता है और मुख्य नायिका जो होती है द्रौपदी, ठीक है? तो इसको इस तरह से सुनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो पंडवानी होती है ना, उसमें कहानी कुछ अलग रहता है। आप एक बार सुन के देखिएगा यूट्यूब में। छत्तीसगढ़ में पंडवानी कैसे गाते हैं, तो आपको तीजन बाई नज़र आएँगी, झाड़ूराम देवांगन नज़र आएँगे, रितु वर्मा नज़र आएँगी, ठीक है? रितु वर्मा भी प्रख्यात कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर में देखेंगे देवदास बंजारे, स्व देवदास बंजारे। इनका जन्म सांकरा गाँव धमतरी में हुआ है और पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में इनका अहम योगदान है, ठीक है? पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। तो पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई है? देवदास बंजारे जी। अगर मैं पंथी नृत्य की बात करूं तो पंथी नृत्य जो है वो सतनाम समाज के द्वारा या सतनामी समाज के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में ये डांस जो है वो किया जाता है, जिसे हम ऊर्जावान नृत्य के नाम से जानते हैं। कलाकार जो हैं वो, ठीक है, कलाबाजी करते हुए, ठीक है, और पिरामिड बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ते जाते हैं, पिरामिड बनाते हुए घुंघरू पहन के ऊर्जावान जो नृत्य है, बड़े ही ऊर्जा के साथ इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मनमोहक होता है ये जो नृत्य होता है। आप देखे हैं? पंथी नृत्य देखे हैं? बाबा गुरु घासीदास जी के सम्मान में ये जो नृत्य है वो किया जाता है। लगभग 18 दिसंबर के समय जो ये नृत्य है आपको सतनामी समाज के युवक-युवतियाँ जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है? ऐसा क्या? आप भी ऐसी कैटेगरी से हैं? अच्छा, जानते थे इनको? देवदास बंजारे को नहीं जानते थे? ये पंथी नृत्य के प्रख्यात कलाकार रहे हैं। इन्होंने पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में काफ़ी भूमिका निभाई है। तो आज से पहचान लीजिएगा और घर में जाके इनके बारे में पढ़िएगा नेट में, ठीक है? तो इनका नाम है स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। तो इनके बारे में जाके पढ़िएगा। इन्होंने पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पहचान दिलाई है। ठीक है? तो याद रखना है स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। जानते हो गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ है? पढ़ के आना कल, है ना? आप लोगों के प्रमुख है ना? तो सबको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के, ठीक है? और ये होमवर्क है आप सभी बच्चों के लिए, है ना? गुरु घासीदास जी के बारे में टाइम हो चुका है, तो मैं होमवर्क देती हूँ आप लोगों को। गुरु घासीदास जी का गुरु घासीदास आगे का कल पढ़ेंगे ना? आगे मैं रेवा रानी की कहानी सुनाऊँगी, ढोला मारू की कहानी सुनाऊँगी, लोरिक चंदा की कहानी सुनाऊँगी। छत्तीसगढ़ की प्रेमी युगल जोड़ी थी लोरिक चंदा, जिसमें लोरिक जो है वो कहाँ की निवासी थी? लोरिक जो है वो लड़का था, वो वहीं पर रीवा का निवासी है, आरंग के पास ही है।
और चंदा जो है वो आरंग की निवासी थी। तो दोनों की प्रेम कहानी के नाम से फेमस है लोरिक चंदा की कहानी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो होमवर्क लिख लो, गुरु घासीदास जी का जन्म, ठीक है। उसके बाद भंडारपुरी से क्या संबंध है गुरु घासीदास जी का। उसके बाद पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे ना। तिलासी बाड़ा सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, होमवर्क, और नहीं करके लाओगे तो मैं करवाऊंगी कल, ठीक है। तिलासी बाड़ा से क्या संबंध है। उसके बाद सुफरा मठ कहाँ स्थित है। सुफरा मठ कहाँ स्थित है। गुरु घासीदास जी के पत्नी का नाम था सुफरा, जानते हो जी। दास जी की, ढूंढ के लाइएगा, नाम है सुफरा। किसी किसी बुक में सुफरा लिखा है जी, बुक में सुफरा ही लिखा है, सुफरा माता, ठीक है। तो ढूंढ के लाना, ओके। और इनके बच्चों का नाम भी पता करके आना, लिख के आना, कल मुझे दिखाना, ठीक है। इनके बच्चों का नाम, और इनका जो संबंध है वो भंडारपुरी से कैसे है, इनका जो संबंध है वो तिलासी बाड़ा से कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा पता करके आइएगा। और कल की क्लास में मैं बाकी कहानियों को सुनाऊंगी, रेवा रानी की कहानी, ढोला मारू की कहानी, लोरिक चंदा की कहानी। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग थोड़ा सा घासीदास जी के बारे में पढ़ के आइएगा, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है। और जो गिरौदपुरी में है ना, गिरौदपुरी में एक जैत खाम बना हुआ है, जानते हो ना। हाँ, उसकी हाइट कितनी है। गिरौदपुरी में जो जैत खाम बना हुआ है, जिसमें रामनाथ कोविंद भी उसके उद्घाटन समारोह में आए थे, आप लोगों को याद होगा तो उसकी हाइट पता करके आइएगा आप सभी बच्चे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे की कहानियों को और आप लोगों के समक्ष रखूंगी और आप लोगों को सुनाऊंगी। तो सभी बच्चों को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रेवा रानी की कहानी।